नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है द क्रूकेड लाइन यानी टेढ़ी लकीर। इसको उर्दू में लिखा गया था मगर बाद में इसे अंग्रेज़ी में अनुवाद भी किया गया और ये पब्लिश हुआ था 1947 में। और हाँ, इसको लिखा था इस्मत चुगताई। ये एक पाकिस्तानी राइटर है। और एक बात दोस्तों, ये एक नावल है और इस नावल को सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल कहा जाता है, जहाँ पे राइटर के निजी ज़िंदगी से जुड़े कुछ किस्से कहानियाँ इसमें शामिल हो सकती है, शायद आधा अधूरा सच्चाई। और इस कहानी को हम लोग इस प्रकार जानेंगे जिससे आपको आंसर लिखने में सुविधा हो अगर कोई एग्ज़ाम है इस टॉपिक के ऊपर, और कहानी को भी आप आसानी से समझ जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। ये जो कहानी है इसको अंग्रेज़ी में द क्रूकेड लाइन बोला जाता है और टेढ़ी लकीर उर्दू में इसे जब लिखा गया था और अर्ली 1940s के दौरान इसको लिखा गया था और इसको बाद में ट्रांसलेट भी किया गया। ताहिरा नकवी के द्वारा इसे ट्रांसलेट किया गया था। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है शमशाद। ये एक्चुअली एक लेडी कैरेक्टर है, एक वीमेन कैरेक्टर है, मगर नाम सुन के आपको शायद लग रहा होगा किसी मर्द का है, मगर ऐसा नहीं है। ये एक फ़ीमेल है जो बहुत ही वीक है इनसाइड से, मगर बाहर से वो बहुत कठोर खुद को दिखाएगी। इस कहानी में शमशाद का नाम जो है वो निकनेम से बुलाया जाता है, शमन नाम से इस नावल में यूज़ किया गया है, जो एक मुस्लिम घर से बिलोंग करती है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। और उनके जो फैमिली है, फैमिली में 10 तो बच्चे हैं और साथ में माँ बाप भी हैं, मतलब एक बहुत बड़ी फैमिली है उनकी। और जो शमन है यानी शमशाद, वो 10वीं लड़की है यानी सबसे छोटी बेटी है। और जो सबसे बड़ी लड़की है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है बड़ी आपा के नाम से। इस नावल को 3 टुकड़ों में विभाजित किया गया है, यानी 3 पार्ट्स में आपको ये नावल मिलेगा। और इस कहानी में ये भी दिखाया गया है जो शमशाद यानी समन है, उसका जो बचपन है वो बहुत ही ख़राब उतार चढ़ाव वाला रहा है। उसे कभी कभी ज़्यादातर दिखाया गया है वो निराश रहती थी, उसे मम्मी पापा का प्यार नहीं मिलता था, पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता था, क्योंकि वो छोटी बेटी थी। और 10 बच्चों में अगर देखा जाए तो किसी को भी ध्यान से पेरेंट्स जो है वो देख नहीं पाते हैं, उनका परवरिश सही रूप से नहीं कर पाते हैं। और अकॉर्डिंग टू शमन, उसकी माँ एक बच्चे पैदा करने वाली एक मशीन बन के थी और उसके पिता का कैरेक्टर उसने ऐसा सोच के रखा है जो सिर्फ बच्चे पैदा करता है अपने वाइफ के साथ मिलन के समय। शमन जो है अपनी बचपन जो है एक ऑर्फन की तरह गुजारती है, यानी अनाथ बच्चे की तरह वो ज़िंदगी गुजार रही थी बचपन में। यहाँ पे उनकी फैमिली में एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है ऊना, जो उसकी देखभाल थोड़ा बहुत किया करती थी, मगर उसका भी जो जॉब था वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है, वो ये काम छोड़ के चली जाती है। तो उसके बाद शमन पूरी तरीके से शांत हो जाती है और दोबारा से वो ऑर्फन बन जाती है। उमन के चले जाने के बाद वो वहाँ पे तन्हा रहने लगती है, उसकी रातें अच्छी नहीं गुजरती है, उसे नींद नहीं आती है। इसके बाद उसकी ज़िंदगी में उसकी एक और दीदी जो है जिसका नाम है मंजू, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेती है। अब उसकी माँ की तरह उसके बीच का रिलेशन था, यानी मंजू और शमन के बीच का जो रिश्ता था वो बहुत ही फिज़िकल एंड इमोशनल था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, मगर बहुत ही कम उम्र में मंजू की भी शादी हो जाती है, जिस वजह से वो एक और बार अकेली पड़ जाती है। वो घर में बहुत ही तन्हा रहने लगती है, उसे लगता है कोई उसका केयर नहीं करता। और सच में ऐसा था कि उसके बालों को भी कोई कंघी नहीं करके देता था, उसके नहाने धोने का भी बंदोबस्त नहीं था। एकदम भिखारी की तरह वो अपना ज़िंदगी गुजार रही थी, जैसे सड़कों में लोग गुजारते हैं। इस बीच उसकी जो बड़ी आपा है वो वापस आती है। दरअसल वो विधवा हो चुकी है और वो अपनी बेटी नूरी के संग यहाँ आती है। और नूरी के एज में और शमन के एज में ज़्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि वो बड़ी दीदी की बेटी थी, तो एक साथ दोनों स्कूल भी जाया करते थे। मगर स्कूल में जब जाते थे तो अच्छा रिज़ल्ट नूरी का होता था, शमन का बुरा रिज़ल्ट होता था। इससे उसे बहुत ही बुरा लगता था। और बड़ी आपा का ये मानना था कि अगर नूरी में कुछ खराबियां हैं वो शमन से इन्फ्लुएंस हुई है, इसलिए उसमें खराबियां आ रही हैं। तो अपनी बहनों के बीच अगर किसी एक के संग उसका रिश्ता अच्छा था वो थी मंजू, जो शादी उसकी हो चुकी थी, जिस वजह से वो भी उससे दूर हो गई थी और उन्होंने बहुत समय एक साथ बिताया था, तो बहुत ही इमोशनल टच था उसके साथ। इसके बाद शमन की जो पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर बात हमने कही है तो वो बहुत ही बुरी थी पढ़ाई लिखाई में। उनके शिक्षक ने भी बोल दिया था कि उसका पढ़ाई लिखाई अच्छा नहीं होने वाला है ज़िंदगी भर, तो वो उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है। और बोर्डिंग स्कूल में उसका रिश्ता होता है मिस चरण के साथ। दरअसल मिस चरण उनकी टीचर थी
और टीचर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनता है उसका, और ये भी उसे बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है ज़िंदगी भर के लिए। मंजू के बाद मिस चरण ही थी जो उसके ज़िंदगी में इस प्रकार उससे लगाव रखा करती थी। मिस चरण थोड़े खुले विचारों की थी, इसीलिए स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं किया करते थे, तो जिस वजह से मिस चरण को भी स्कूल छोड़ना पड़ता है और दोबारा या तीसरी बार उसे बहुत ही दुख लगता है इस बात पर कि मिस चरण भी उसकी ज़िंदगी से चली गई। अब उसकी ज़िंदगी में आते हैं राय साहब। ये राय साहब कौन है? राय साहब उसी के फ्रेंड यानी प्रेमा के पापा है यानी पिताजी हैं, जो उसके साथ एक ऐसा लगाव होता है जो बॉयफ्रेंड वाला हो, मगर एज अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है इस इंसान का, उसके पिता के समान एज है, मगर उसे उस तरह से वो देखती है। मगर राय साहब उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते हैं, मगर वो उसे अलग टाइप से प्यार करती है, आप लोग समझ रहे होंगे। बाद में जाके ये भी दिखाया जाता है कि शमन को बुरा लगता है जैसे उसने अपने फीलिंग्स को राय साहब के सामने प्रकाश कर दिया था, इस बात का उसे बहुत ही बुरा लगता है। तो धीरे धीरे वो जब एक वुमेन बन जाती है यानी बड़ी लड़की हो जाती है एडल्ट, तब उसके जीवन में बहुत सारे प्रेम कहानियाँ घटती है, मगर वो राय साहब वाला फीलिंग उसके जीवन में और कभी नहीं आता है। उसकी एक और फ्रेंड थी जिसका नाम था बिल्किश, और उसका एक भाई हुआ करता था जिसका नाम था रशीद, उसके साथ उसका रिश्ता बनता है। इसके बाद उसके कज़न एजाज के साथ बनता है और प्रेमा के ब्रदर नरेंद्र के साथ भी रिश्ता बनता है, और साथ ही साथ शतील और शमशाद इनके साथ भी। मगर वही जो मैंने कहा कि राय साहब के साथ उसका रिश्ता बहुत ही अच्छा था, उसे बहुत अच्छा लगता था, इनके साथ नहीं। इस बीच उसका रिश्ता एक और लड़के के साथ होता है जो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था जिसका नाम था इफ्तिहार, मगर वो एक प्लेटोनिक लव था। वो स्पिरिचुअल लव था या नहीं ये बताना मुश्किल है यहाँ पे। तो मोटे मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है जितने भी लड़के उसके ज़िंदगी में आए, केवल राय साहब ही ऐसे थे जिसे वो दिल से पसंद किया करती थी। इसके बाद उसकी ज़िंदगी में एक विदेशी आता है जिसका नाम है रूनी टेलर। ये एक आयरिश आर्मी कैप्टन हुआ करता था जो उसके प्रेम में पागल था, और शमशाद रूनी टेलर के साथ शादी भी कर लेती है। शादी तो हो चुका है मगर फिर भी जो फीलिंग्स है या इमोशन है उस प्रकार का वो नहीं था, वो खुद ही अनश्योर थी अबाउट दैट। दरअसल मामला ये है कि दोनों का जो कल्चर है एथनिसिटी से वो लोग हर तरफ से अलग है, भाषा अलग है, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई कॉलोनाइज़र है और कोई कॉलोनाइज्ड है। उनका रिश्ता बनता है और अच्छा खासा ही चल रहा था, मगर धीरे धीरे उनके बीच एक दूसरे के प्रति एक अलग विचार आने लगते हैं। स्पेशली शमशाद खुद को अलग सोचती है क्योंकि वो तो इंडियन है या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है, और दूसरी तरफ जो रोनी है वो रूनी टेलर जो था वो एक विदेशी है, अंग्रेज़ जैसा है, तो उसके कल्चर की वजह से उन दोनों में दूरियां होती है। जैसे जैसे वो शिमला की तरफ जाते हैं, जब स्टे करते हैं शिमला जाके, तब वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है उन दोनों में गैप। जिस प्रकार के म्यूज़िक रूनी को पसंद थे वो शमशाद को नहीं, जिस प्रकार के ड्रेस रूनी को पसंद थे वो शमशाद को नहीं। वो लोग पार्टियों में जाया करते थे, वहाँ पे उसे बहुत ही बुरा लगता था, रूनी को मज़ा आता था। तो ये सब विचार उसके दिमाग में हमेशा खेलते रहते थे कि किस तरह वो अलग है। तो एक जगह पे आके रूनी अपने आप को चेंज करने की सोचता है कि मैं ख़ुद को बदल लूँ, इस रिलेशनशिप को एक नए तरीके से शुरुआत करते हैं, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। दरअसल रूनी हर बार चाहता था कि रिश्ता अच्छा हो जाए, मगर शमशाद की तरफ से जो रिएक्शंस आते थे वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे रूनी को यानी रूनी टेलर को कमज़ोर कर रहे थे इस रिश्ते में रहने से। तो एक सुबह जब नींद से उठती है शमशाद तो देखती है कि उसके पास और रूनी नहीं है, वो चला गया है। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वॉज प्रेग्नेंट, वो पेट से थी। दरअसल जो टेलर है वो दिल्ली चला गया है और उसे एक युद्ध ज्वाइन करना है। शमशाद उसके लिए रोती है इस वजह से, और प्रेग्नेंट तो थी, देयरफॉर वो डिसाइड करती कि वो सरवाइव करेगी और दोबारा अपने घर की तरफ लौट जाती है, यानी रिटर्न टू द नेटिव। और यहीं पे आके ये कहानी ख़त्म हो जाती है। पता नहीं आपको ये कहानी कैसी लगी होगी, मगर अगर इन्फॉर्मेटिव है आपके एग्ज़ाम के तौर से नेट के तरफ से तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक आधा लाइक दे दीजिए, शेयर कर दीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।